अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाकयात की दुरुस्त आगाही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप हेडलाइंस पर। हुकूमत के बड़े ओहदेदार मुस्ताफी, मिफ्ताह इस्माइल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बरकरार हैं। साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की वतन वापसी। सेनेटर और विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के मौके पर अपोजिशन ने चोर चोर के नारे लगाए और एहतजाज किया। इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान भी मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने बरीयत का फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि लगाए गए इल्जामात साबित करना नैब की जिम्मेदारी है। अमरीकी साइफर के हवाले से लीक होने वाली ऑडियो पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान भी सामने आ गया है। साइफर लीक पर रद्द अमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि हैकर्स ने अच्छा किया, मैं तो कहता हूं पूरा साइफर ही लीक हो जाए ताकि सबको पता चले कि ये कितनी बड़ी बैरूनी साजिश है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा 13 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की वापसी मौखर कर दी। ये मुआहिदा G20 कर्ज मौखर इकदाम के तहत किया गया है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, 6 रोज में 10 रुपए से जायद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कीमत 228 रुपए तक आ गई। डॉलर की कीमत में हालिया कमी के बाद पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1350 अरब रुपए की कमी हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 63 पैसे कमी का ऐलान। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि पेट्रोल 12.63 रुपए, हाई स्पीड डीजल 12.13 रुपए, लाइट डीजल 10.78 रुपए और मट्टी का तेल 10.19 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-3 से बराबर कर दी। फैसला कुन मैच आज होगा। हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने जानी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम फीचर स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बढ़ेंगे इस हफ्ते की अहम स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले तो हम खबर यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं और वजीर ख़जाना का ओहदा भी संभाल चुके हैं। और उनकी वापसी के साथ ही हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी आई और माहिरीन मौशियात इस हवाले से कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत में कमी के पीछे कोई मौशी मुहर्रिकात नहीं है, ना ही कोई बैरून मुल्क से किसी कर्जे या इमदाद की वजह से ये कमी देखने में आई है, बल्कि इसकी वजह जो है वो इसहाक डार साहब की लंदन से वापसी है। बुध को इसहाक डार साहब ने विफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हल्फ उठाया और इससे पहले भी आपको बताते चलें कि वो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया और कहा गया कि बरियत की जो वजूहात हैं ये बाद में जारी होंगी। यानी मरियम नवाज अब ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से सियासत में हिस्सा ले सकेंगी। अमली सियासत में उनका हिस्सा जो है वो अब देखने में आएगा। और सियासी और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको हुकूमत में भी कोई ओहदा दिया जा सके। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स का हम देख रहे हैं कि सिलसिला जारी है और मुसलसल ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आती जा रही हैं। पहली जो ऑडियो रिलीज़ की गई उसमें इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अमरीकी धमकी से मुतालिक जो मुरासला था उससे मुतालिक बात करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का। और जब उनसे इस मुतालिक सवाल किया गया इमरान खान साहब से तो उन्होंने इस बयान का दिफा इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो मैं खेला ही नहीं, अब जब ये एक्सपोज होगा तो इस पर मैं खेलूँगा। इसके बाद साइफर से मुतालिक दूसरी ऑडियो लीक होती है जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान शरीक हैं। एक सिलसिला जारी है इन ऑडियो लीक्स का। ऑडियो लीक्स के मकासद क्या हैं, इनके सोर्स क्या हैं, क्या एक ही सोर्स है और क्या इन ऑडियो लीक्स के ज़रिए जो है अवाम में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं इसहाक डार की वापसी पर। उनका आना जो है वो बज़ाते खुद किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या नवाज शरीफ की वापसी के साथ ये लिंक करता है या फिर ये एक इशारा है कि हुकूमत जो है वो ये भी कुछ अरसे के लिए कहीं नहीं जा रही है, बल्कि अगली हुकूमत भी शायद इन्हीं की आएगी? तो क्या ये इस तरफ इशारा दिया जा रहा है?
वो अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। हुँ, तो जो आपने बातें बताई हैं वो तकरीबन ऑल ऑफ द अबव में शुमार होती हैं। दर हकीकत एक तरह से ये एक इशारा है हुँ, सियासी रीसेट का, और ये इशारा है कि प्रोजेक्ट इमरान हुँ, सरकारी तौर पर अब दफना दिया गया है। हुँ, मेरे ख्याल में तो ये उसका इशारा है, लेकिन ज़ाहिर है इसहाक डार इस पूरे खेल में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, हुँ, वो लो हैंगिंग फ्रूट था हुँ, जो कि अब इनके हाथ में है। अब इसहाक डार पहले भी जो मुल्क के अंदर पिछले 4-5 महीने में मुआशी फैसले हुए हैं, हाँ, तो उन फैसलों में वो शरीक थे। ये नहीं था कि वो लंदन में बैठे हुए थे, तो मिफ्ताह इस्माइल अपने तौर पर फैसले कर रहे थे, हुँ, ऐसा नहीं था। हुँ, वो खुद भी ये कहते हैं, डार साहब भी इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़रूरत महसूस कर रही थी कि एक सीनियर सियासतदान जिसको मईशत का भी तजुर्बा है, हुँ, जो बुनियादी तौर पर सियासतदान है, वो अगर वापस आते हैं तो उनका लाइनअप अच्छा हो जाएगा। हुँ, अब मरियम के खिलाफ जो फैसला पहले लिया गया था 2018 में हुँ, जुलाई को, और वो जो तब्दील हुआ है, वो एक और हवा तब्दील हुई है। हुँ, और जो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक, हुँ, तो आइसिंग ऑन द केक वो होगा कि बहरहाल नवाज शरीफ पर तो बस एक ही वो है ना बड़ा मुकदमा, जी, अल अजीज़िया वाला, हुँ, उसका जो हाल है और उसके जो हकायक जो बताए थे जज अरशद ने, उसके ऊपर तो फिर कोई चीज़ हुई नहीं है। हुँ, लेकिन वो मुकदमा भी ठहरने वाला नहीं है। हुँ, तो अमलन तो फिर एक रीसेट जो है हुँ। वो शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। सही, तो सोलंकी साहब जैसा अभी आपने कहा कि सिस्टम जो है वो रीसेट हो गया है, तो अवाम में इसका क्या तासुर जाएगा? क्योंकि एक तारीख के लिहाज से हम देखें, जिन्होंने तारीख का कुछ थोड़ा बहुत मुताला कर रखा है, तो वो तो ये जानते हैं कि इस तरह से जो केसेस बनाए जाते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और नैब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एक मकाम रखता है। माजी में जैसे प्रोडा था, एब्डो था, और अब जो है वो नैब वो किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अवाम में क्या तासुर जाएगा? क्या ये इक़्तिदार में आए हैं तो इसलिए अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, ये तासुर जाएगा जो एक इमरान खान बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये तासुर जाएगा कि इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और केसेस बनते हैं, और फिर एक टाइम में जब इनको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाना होता है तो फिर इसको जो है वो दोबारा ये केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं? क्या तासुर देख रहे हैं आप अवाम में? मैं चाहता हूं कि आप उस दिन की कार्रवाई अदालत की ज़रा दोबारा से देखें जिस दिन मरियम का केस ख़त्म हुआ है। हुँ, उसमें जो नैब के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए जी, जो नैब कवानीन में तरामीम हुई हैं, उसके बाद तो ये केस नहीं बनता। हुँ, तो जज साहब ने कहा कि इसको छोड़ें, कि जो नैब कवानीन में जो नई तरमीम आई हैं, हुँ, उससे मरियम को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। हुँ, आप पुराने कानून के तहत जो आपने चीज़ साबित करनी है, वो ज़रा साबित कर दें, हुँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। हुँ, तो अभी जो बरियत हुई है मरियम की, हुँ, वो इसलिए नहीं हुई है कि नैब कवानीन में कोई तरामीम आ गई है। हुँ, उससे पहले जो स्टैंडर्ड था, उसके तहत हुँ, ये साबित ही नहीं कर सके कि जिस मिल्कियत में एडिंग और अबेटिंग का इल्ज़ाम है, हुँ, उसकी मिल्कियत है कितनी, हुँ, वो कब खरीदा गया, हुँ, उस वक़्त मरियम की उम्र क्या थी, और वो किस तरह से एडिंग और अबेटिंग हो सकती है। अब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके आप आ जाएँ कि जी लोगों में क्या तासुर जाएगा। हुँ, अगर आप इमरान खान से पूछेंगे कि लोगों में क्या तासुर जाएगा, तो वो क्योंकि वो पोस्ट ट्रुथ एरा और अल्टरनेट रियलिटी और अल्टरनेट फैक्ट्स के ज़माने में रहते हैं, हुँ, तो वो कहेगा कि अवाम में वही जाएगा जो मैं लोगों से कहूँगा हुँ, और जो मेरी प्रोपेगेंडा टीम कहेगी। हुँ, तो अब तो हम उस दौर में हैं जिसमें हक़ाइक़ का मुकाबला हक़ाइक़ से नहीं होता, बयानिए का मुकाबला बयानिए से होता है। हुँ, तो ये तो हम देखेंगे कि जो मौजूदा मखलूत हुकूमत और उसके इत्तेहादी लोगों में क्या मुकदमा लेकर जाते हैं और इमरान खान क्या लेकर जाते हैं, हुँ, ये उस वक्त आपको पता चलेगा। लेकिन आप ये देखें कि जो नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है, हुँ, उसमें
शहबाज शरीफ को क्या फ़ायदा है, उसमें एहसन इकबाल को क्या फ़ायदा है, उसमें ख्वाजा आसिफ को क्या फ़ायदा है, हम्म। उसमें साद रफ़ीक को क्या फ़ायदा है। ये लोग तो जेल काट के आए हैं। हम्म। फ़ायदा अगर होगा अब, तो सबसे ज़्यादा होगा इमरान खान को और उनके साथियों को। इमरान खान ने तो 70 साल में 1 हफ्ता कैद भुगती है, हम्म। तो उन फ़ायदा तो उन्हीं को होगा। तो बात ये है कि अ, अभी अगर कोई केसेस बनेंगे तो उसमें नैब के कवानीन के तहत तो इमरान खान और उसके टीम को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सही, लेकिन सोलंकी साहब जो पुराने कानून के तहत ही सजा दी गई थी, अगर पुराने कानून के तहत ही दें तो इन्हीं अदालतों ने मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को, नवाज शरीफ को सजा दी थी, तो सजा भी तो उसी कानून के तहत ही हुई थी, तो आज बरी कैसे हो गए? देखें, ये एक फिर लंबी दास्तान हो जाएगी कि किस तरीके से ये केसेस बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का हुक्म था कि जी आप इन पर रेफरेंस दाखिल करें, नैब रेफरेंस दाखिल करें। एक मॉनिटरिंग जज बिठाया गया, उसे हुक्म दिया कि ये 6 महीने के अंदर आपने मुकम्मल करने हैं। तो वो स्पीडो गोंजालेस की तरह से जो केसेस बनाए गए, तो जिस तरीके से हमारे बाबू लोग केसेस बना देते हैं, बकरी चोरी का भी है, पानी के चोरी का भी है, चाहे आपके पास कोई सबूत है, एविडेंस है, नहीं है, तो उस वक्त तो बस वो चल सो चल वाली बात होती है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बुनियाद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर उन केसेस का यही हाल होता है। इसी तरह से माजी में भी बनते रहे हैं केसेस। खुद परवेज मुशर्रफ ने बताया कि वो नैब क्यों बनी थी। जो जनरल शाहिद अजीज हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो हुए। जनरल अमजद जो है, जो पहले चेयरमैन थे, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड पे है कि जब कुछ लोगों पे उन्होंने वो पकड़ धकड़ करने की कोशिश की, तो सबसे पहले परवेज मुशर्रफ ने कहा जी इनको तो छोड़ें, इनको तो हमने नई पार्टी बनानी है, हमने तो करना है। तो ये जो सियासी जोड़ तोड़ के लिए एहतसाब को इस्तेमाल करना, ये पिछले, आपने खुद बताया अपने इब्तिदाई में कि किस तरह से एबडो और इस तरह के कवानीन के तहत 50 के असरे से ये काम जारी है। जी, तो सोलंकी साहब, जिस तरह अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नैब को तो ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, तो क्या आप समझते हैं कि नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए? और अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर ही ये सोच पाई जाती है और नैब का भी अमूमी तासुर यही है कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकश सियासतदान है उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इसको ख़त्म करने की तरफ नून लीग की हुकूमत क्यों नहीं आई? देखें, नून लीग को तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी ये पेशकश की गई थी जी, और मियाँ साहब मान भी गए थे। लेकिन एक साहब होते थे जिनका नाम चौधरी निसार अली खान है, जो कि उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कौमी असम्बली में। तो उन्होंने इनकार कर दिया था और फिर पार्टी का जो झगड़ा है उसको शायद मट्टी पाने के लिए जो है वो उन्होंने इस मसले पर आगे पेशरफ्त नहीं हुई थी। लेकिन आप याद करें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में मीसाक जमहूरियत किया था, उसमें एक नुक्ता ये भी था कि हम ये जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए जो एहतसाब का इदारा बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करके हम एक ऐसा एहतसाब का कानून और इदारा बनाएंगे जिसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं होगी, ना जजेस, ना जनरल्स, ना ब्यूरोक्रेट्स, कोई उससे नहीं होगा, और जो इंसाफ का जो कानून है उसके तहत होगा। ये नहीं होगा जो कि हो रहा है कि मैं आप पे इल्जाम लगाऊं कि आपने 1 लाख रुपए चोरी किए हैं, अब आप पर है कि ये साबित करें कि नहीं जी मैंने चोरी नहीं की। जो इल्जाम लगाए वो ना साबित करे, जो मुल्जिम है वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, इंसाफ के बिल्कुल मुनाफी है। तो जरूरत है इस बात की, लेकिन शायद क्योंकि इस हुकूमत को एक महदूद एक मैंडेट है, वक्त बहुत महदूद है, मखलूत हुकूमत है, तो शायद अगर एहतसाब के मुतालिक कोई इन्होंने बड़ा फैसला करना है तो वो शायद आम इंतखाबात के बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई इदारा बनाया जाएगा, लेकिन मिसाक जमहूरियत के बाद
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही। जैसे आपने बताया कि उन्होंने नून लीग को भी जो ये मशवरा दिया था, लेकिन उस वक्त ये तमाम मामलात हो चुके थे। लेकिन 2 टेन्योर यानी कि पीपल्स पार्टी का अपना दौर भी गुजरा, फिर नून लीग का अपना 5 साल भी गुजरे, लेकिन ऐसे इदारे की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी? देखें, पीपल्स पार्टी की वजह तो मैंने आपको बता दी, उनके पास अपनी सादा अक्सरियत नहीं थी। सादा अक्सरियत भी नहीं थी, वो तो एक मखलूत हुकूमत थी, छोटी छोटी पार्टियां, यहाँ तक कि क्यू लीग तक को उन्होंने, परवेज इलाही साहब भी जो है वो डिप्टी वजीर आजम रहे हैं उस दौर में, MQM भी थी, दूसरे भी थे, तो वो तब्दीली कर नहीं सकते थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी पार्लियामान में। मुस्लिम लीग नून कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, शाहिद खाकान साहब कह चुके हैं कि जी हमारी गलती थी, हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी वक्त बहुत महदूद है जी। और अभी भी एक मखलूत हुकूमत है, एक बड़ी पार्टी जो है PTI पार्लियामान से बाहर बैठी हुई है जी। अगर ये वापस आ जाए पार्लियामान में PTI और एक इत्तेफाक राय हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि कोई एहतसाब का ऐसा इदारा बने। वरना इसके अलावा भी जो मौजूद आपके इदारे हैं उनकी इस्तेदाद बढ़ाने की भी जरूरत है। जी, आपके पास एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, आपके पास FIA है, तो ऐसी बात नहीं है कि नैब से पहले कोई एहतसाब का कोई कानून, कोई वाइट कॉलर क्राइम का कोई सिलसिला मौजूद नहीं था। अगर रियासत इस बात पर आ जाए कि हमने कोई काम करना है, तो उनको फिर रोका नहीं जा सकता। सही। अच्छा, तो सोलंकी साहब साइफर की तरफ आते हैं। ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इमरान खान के मौक़िफ़ को आप क्या समझते हैं, कितना धचका पहुंचा है, या अभी भी उनके पास गुंजाइश है कि वो अवाम में कहीं ना कहीं ये तासुर पैदा कर सकते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं? इमरान खान वाकई सिंसियरली समझते हैं कि वो टेफलान के बने हुए हैं और उन पर कोई चीज चिपक नहीं सकती। वो कत्ल भी कर लें तो चर्चा नहीं होगा, उनका ये ख्याल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइफर के हवाले से आप जितने भी सीनियर सफारतकार हैं वो शुरू से ये कह रहे थे कि ये बोगस बात है। अभी ये लीक शीक कोई चीज नहीं आई थी, उस वक्त से कह रहे हैं कि ये बोगस बात है जो इमरान खान कर रहे हैं। सही। अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है। हाँ। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इमरान खान जो है वो हकाइक की दुनिया में नहीं रहते, वो पोस्ट ट्रूथ इरा में रहते हैं, ट्रंप वाले दौर में रहते हैं, अल्टरनेट फैक्ट्स के जमाने में रहते हैं। तो इस वजह से वो अभी तक यही कहेंगे कि नहीं मैं सही कहता था, हालांकि हर दिन जो उनका बयानिया है उसके तजादात खुल के सामने आ रहे हैं। और सोलंकी साहब, ऑडियो में वो मना कर रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन जब वो खुद जलसे में बात करते हैं तो उन्होंने अमेरिका का नाम खुद ही ले दिया था। और जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं वो कहते हैं कि जज्बात की रो में बह जाते हैं इमरान खान, हालांकि उन्होंने सख्ती से मना किया था कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन वो खुद ही जज्बात में इतने बह गए कि उन्होंने जो है वो अमेरिका का नाम खुद ले दिया। मेरे ख्याल में अब हम लोगों को खान साहब की हिकमत समझ में आ गई है। जब वो कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका मतलब ये था कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, एब्सोल्युटली नॉट। सही। अच्छा सोलंकी साहब, इस सवाल ये है कि ये दोनों तरफ से ऑडियो लीक्स क्यों आ रही हैं? पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब की जो है वो ऑडियो लीक हुई, उसके बाद जो है वो ये इमरान खान साहब का सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे ये तमाम लोग जानते हैं कि ये काम जो है ये एजेंसियां करती हैं और ये उनकी ज़रूरत होती है। अब ये एक हैकर वाला सिलसिला शुरू हो गया है। क्या आप समझते हैं कि ये कोई एक तरीकाकार है, नया तरीकाकार है खबर को ब्रेक करने का? देखें, खान साहब तो खुद कह चुके हैं बार बार कि ये एजेंसियों का काम है कि वो रिकॉर्ड करें, और ये अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड पे बात है। या तो कहें कि ये मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एजेंसियां मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए करती हैं और मुझे इससे क्या परेशानी है, मैं तो कोई गलत काम करता नहीं हूँ। ये तो नवाज शरीफ और जरदारी और ये जो चोर हैं उनको डर खौफ होता है। तो अब इमरान खान और उनके लोग कैसे पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके, किस मुंह से गए हैं? तो अब बात यह है कि जो सिस्टम इन प्लेस था रिकॉर्ड करने का, उसने रिकॉर्ड किया। अब
सिस्टम के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि इमरान खान के हिमायती हैं, हम्म, उन्होंने उस डेटा के कुछ टुकड़े उनको दे दिए हम्म, और उन्होंने हैकर का एक नकाब पहनकर वो चीजें जो है वो वापस ले आए। हम्म, लेकिन बदकिस्मती उनकी ये है कि जो चीजें लीक हुई उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं हो रहा है, हम्म, बल्कि हुआ ये कि जिसको कहते हैं ना, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टू द प्राइम मिनिस्टर, वो खुल के सामने आ गया हम्म, कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हम्म, जिसका नाम आजम खान है, हम्म, वो साजिश का मरकजी किरदार है। वो कहता है कि ये खिचड़ी हमने कैसे पकानी है, मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, हम्म, आप ये करें। वो पूरा एक गाइडिंग प्लान दे रहे हैं कि आपने जालसाजी करनी है, हम्म, फोर्जरी करनी है, साजिश करनी है, मनसूबाबंदी करनी है, अमेरिका का नाम अभी नहीं ले रहे लेकिन बाद में करेंगे। हम्म, दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिन पर बहुत सारे इल्जाम हैं जी, वो मॉडल, वो लाहौर में जो फायरिंग हुई थी हम्म, और फलाह हुआ था जो तारुल कादरी के लोगों जी, पे, मॉडल और टाउन में। इस तरह के इल्जाम। और वो आदमी वजीर आजम से कहता है कि कानूनी तौर पर इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन इस पे आपको नुकसान होगा, ये काम ना करें। हम्म। तो बज़ाहिर सोलंकी साहब, बज़ाहिर जो पीएम वाली ऑडियो आती है उसमें कोई नुकसान नहीं देखते, अगरचे उसका टारगेट जो लगता है कि वो यह है कि वो पीएम को नहीं किया जा रहा बल्कि मरियम नवाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब लेकिन मरियम नवाज के हवाले से भी कुछ नहीं निकला। मिसाल के तौर पर बहुत सारे चैनल्स पर सेहत कार्ड के हवाले से उनकी बात चली, तो लगता है कि लोगों ने अपने कान इस्तेमाल नहीं किए इसको सुनने के लिए। सही, उसमें वो कह रही है कि हमें इसको ओन करना चाहिए। हाँ, उसका टीवी चैनल्स ने चलाया कि वो कह रहे हैं कि सेहत कार्ड को बंद करें, हाँ, जबकि बात बिल्कुल उलट थी। तो बात यह है कि आप इल्जाम जरूर लगाए, लेकिन लोग अपने मतलब दिमाग को भी इस्तेमाल कर लेता है, तो मरियम को उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। सही। तो सोलंकी साहब, एक शॉर्ट आंसर चाहिए कि क्या इन ऑडियो लीक्स के पीछे सोर्स एक ही है? क्योंकि एक कंफ्यूजन सी पैदा हो गई है, पहले पीएम की लीक हुई, फिर जो है वो इमरान खान की लीक हुई। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि एक ही सोर्स है और मुख्तलिफ लोगों ने उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। मुनगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इसहाक डार की वापसी के बाद डॉलर में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। क्या ये मुल्क के मुआशी इशारियों में बेहतरी की तरफ इशारा है या फिर ये वक्ती साबित होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, डार साहब की कमी की वापसी के फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर में कमी आ रही है। क्या आप समझते हैं कि ये डॉलर की कीमत में कमी जो है ये वक्ती है या फिर जो है ये प्रोलॉन्ग करेगी? क्योंकि जब हुकूमत चेंज हुई थी तो तब भी हमने ये देखा था कि जो डॉलर है वो एकदम 8-9 रुपए नीचे आया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसकी कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोलॉन्ग करेगा? मैंने जैसे आपको अक्सर, क्योंकि आपके सब प्रोग्राम होते रहते हैं और मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो आप जरा ट्रजेक्टरी देखिए कि मैंने आपको कहा था कि अनसीन अगर हुआ तो बड़ा अजीब काम होगा और अगले 10-12 साल के लिए आपको अजीब परेशानी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं इसहाक मेलोड्रामा कहता हूँ। अगर मैं ये आपकी कौम को ना बताऊं कि ये इसहाक मेलोड्रामा है तो आपकी कौम मुझे भी माफ नहीं करेगी और आपको भी माफ नहीं करेगी। हुआ ये कि तकरीबन 2 महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेट्रोल प्राइस कम हो गई, लेकिन मुफ्ता साहब ने प्राइस कम नहीं की। इसी तरीके से डॉलर जो है वो तगड़ा होता गया, बाकी सारी करेंसीज वीक होती रही। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने सारे दोस्त बंधु भाई लोगों को कहा कि आप लोग जो हैं वो कराची से लेके सारे के सारे जो मेमन बरादरी और फलां ये बरादरी, एक नाम तो ले लिया, काफ़ी और बरादरियाँ भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से कीजिए कि डॉलर को सलाम कर दीजिए, अभी आप होल्डिंग में रख लें। उन्होंने बेड के नीचे रख दिया। अब जब मार्केट में पैसा फेंका है तो डॉलर की प्राइस कहाँ पे चली गई? आपको मैंने पहले, और आपको याद होगा कि मैंने आपको जब कहा था और आपने लास्ट टाइम पूछा भी था कि आप ये कह रहे थे कि ये डिफॉल्ट होने के करीब है। मैंने कहा पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तकरीबन एक दिन पहले भी अगर मैं ये कहूँ ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है तो अगले दिन कोई ना कोई इमदाद आ जाएगी, तो मैं उसके ऊपर आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि ये डिफॉल्ट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा।
सो ऐसे इसहाक डार केस, इसहाक डार एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। इसहाक डार बिकम द फिनोमेना, इसहाक डार बिकम द क्रिमिनल फिनोमेना, कि वो फाइनेंस को इस तरीके से डील करते हैं कि अब ये क्या हुआ कि 10 रुपए का आपने डॉलर गिराया, मैंने आपको अभी से आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, और जितने आपके स्टॉक मार्केट के लोग हैं, क्योंकि वो डार साहब से मिले हुए हैं, इसी तरीके से बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे के सारे इसहाक डार साहब से मिले हुए हैं। पाकिस्तान की सारी अशराफिया जो 2% पे, वो इसहाक डार साहब से मिली हुई है। वो अभी 10 रुपए हुआ है, अभी 200 रुपए पे होगा। आप लेकिन इन दी एंड डॉक्टर साहब, इन दी एंड अगर फायदा आवाम का होता है तो आवाम को इस मिली भगत से कोई सरोकार नहीं है ना। अच्छा, आवाम को डॉलर से कैसे फायदा होगा जब सिंध के अंदर जो है वो गंदम महंगी होती जा रही है? अच्छा, आवाम को कैसे फायदा होगा जब चीज महंगी होती जा रही है? आवाम को कैसे फायदा होगा? ज्यादातर चीजें तो अब इम्पोर्ट हो रही है ना। आप देखें कि सैलाब के बाद की सूरत हाल के बाद जो है वो हम देखें तो सब्जियां और दीगर जो चीजें हैं वो हमें बाहर से दरामद करनी पड़ रही हैं, तो उसकी पेमेंट ऑब्वियसली डॉलर में होगी। जब वो डॉलर में होगी तो डॉलर की कीमत हमें कम पे करना पड़ेगी। अच्छा, नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है ना। ये तो इसी तरीके से कि मैं इस टाइम पर जो है वो टर्की जा रहा हूँ, इसके पास अभी मैं आज़रबाईजान के अंदर, मुझे डॉलर की प्राइस जो है वो बेहतर मिल गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे मुझे अब आज मुझे फायदा होगा, कल जो डॉलर 300 रुपए का होगा उसका मैं क्या करूंगा? मुझे आज डॉलर 200 रुपए का करके दे देंगे, तो ये अपने 6 महीने के इक्तदार की खातिर जो है वो डॉलर जो है वो अगले जमाने के लिए क्या करेंगे? मुझे सिर्फ ये बताइए कि इससे कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितनी वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कितनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस चला रहे हैं, कितनी वो सनतें चला रहे हैं। इसमें कहीं से भी आपको जिक्र है। पेट्रोल का आपने देखा 12.63 इन्होंने पेट्रोल नीचे कर दिया। अच्छा, जो डीजल जो है, जिसके ऊपर मेरी गाड़ियां ऑफ कोर्स चलती हैं, तो जाहिर सी बात है, तो जब डीजल की प्राइस करेंगे, पेट्रोल की प्राइस करेंगे, यकदम कैसे लो कर दी? जब 3 महीने से पूरी दुनिया के अंदर आप जरा देख लें, पूरा ट्रेंड ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो पेट्रोल की प्राइस मुफ्ता साहब ने कम क्यों नहीं की? तो पूरी आवाम पूछ सकती है ना। मुझे ये बताइए कि आप ये देखें कि मरियम सफदर साहिबा का जो केस नहीं क्लियर हो सकता था, वो क्लियर हो गया। 7 साल की उन्होंने काला दम हो चुकी थी, वो क्लियर हो गई। फिर यकदम उन्होंने सारे के सारे यानी पूरा नवाज खानदान जो है, वो हाउस ऑफ शरीफ जो है, वो क्लियर हो जाता है। अब जब ये शरीफ हाउस ऑफ शरीफ क्लियर हो जाता है, ये तो डॉक्टर साहब, ये तो एक अलग सवाल है ना कि जो इनके सियासी या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये हमारे सामने है। एक अरसे से जो है पाकिस्तान की जो तारीख है इसमें हमने ये देखा है कि केसेस बढ़ते हैं, केसेस खत्म होते हैं। अब आप ये देखें, ये एक हकीकत बात है कि मईशत से अलग नहीं कर सकते। मौशी हालात पर हमारे ये सियासत बहुत ज्यादा असरात रखती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जब इक्तदार में होते हैं तो वो अपोजिशन पर केसेस बनाए जाते हैं, और जब ये अपोजिशन वाले इक्तदार में चले जाते हैं तो वो अपनी अपोजिशन पर केसेस बनाते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर की जब बात करते हैं तो आप एक तरफ जो है कहते हैं कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना है, डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा हम ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं ये खरीदते हैं, इसकी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर डॉलर की कीमत जो है वो कम होती है। तो अगर इस तरह से करके अगर डॉलर की कीमत, चाहे उसको मसनूई तौर पर ही कंट्रोल रखना पड़ता है, लेकिन इसका इन दी एंड आवाम को रिलीफ मिलता है, तो फिर इसमें क्या जाता है? मतलब एक तरफ आप तनकीद का निशाना बनाते हैं कि डॉलर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि डॉलर में कमी आ रही है, ये भी नुकसानदेह है। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? एब्रप्ट आंसर इज स्टिल हाउ लॉन्ग? कब तक? अगर 2 महीने तक तो फिर तो ये कोई तरीका नहीं है, 3 महीने तक कोई तरीका नहीं, 6 महीने तक कोई तरीका नहीं। मुझे 5 साल का प्लान दें कि मेरे जो है वो पेट्रोल के साथ क्या करेंगे। पूरी दुनिया के अगर प्राइस हाइक होगी तो मेरी प्राइस हाइक होगी, मेरी पूरी दुनिया का पेट्रोल बढ़ेगा तो मेरा पेट्रोल बढ़ेगा, पूरी दुनिया का डॉलर बढ़ेगा तो मेरा डॉलर बढ़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो है पाउंड स्टर्लिंग भी कमजोर, पूरी दुनिया की करेंसी कमजोर, सारी की सारी करेंसीज डॉलर के आगे कमजोर होती जा रही है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इतनी बड़ी ग्लिच में पड़े हुए हैं और डॉलर मजबूत तर होता जा रहा है। आप जब डॉलर मजबूत तर हो जाता है तो इस टाइम के ऊपर जब आप एक टाइम फिक्स ले लेते हैं और डॉलर आपने प्रिजर्व किया हुआ होता है, तो अगर आप डॉलर को 200 रुपए अप कर देते हैं तो मुझे जो इसका बैकलैश भुगतना पड़ना है अगले 12 साल के लिए, मुझे बताइए उस्मा रूमी साहिबा वो करेंगे क्या? किस तरीके से मैं उसका एक्शन प्लान बनाऊंगा? मैं अशिया के ऊपर, आप कमोडिटी के ऊपर देख लें,
गंदम के ऊपर जो आप देख लें, आप सिंध के अंदर गंदम 170 रुपए, 160 रुपए से 70 रुपए, 80 रुपए, आप प्राइस किसी चीज की कमोडिटी की प्राइस जो गरीब की प्राइस डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर डॉलर की है, कीमत कम की है या कम करेंगे मजीद भी, तो उसको ज्यादा अरसे के लिए होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, लेकिन कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं, उसके साथ ही आप कह रहे हैं कि बैकलैश देगा ये बैकलैश देगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं, आपको याद होगा कि मैं 3 साल के अरसे में मैं किसी भी हुकूमत के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ अवाम के साथ हूं। मैं ये कह रहा था कि जब डॉलर बढ़ रहा था तो ऑर्गेनिकली बढ़ रहा था, और ऑर्गेनिकली इतना बढ़ा कि 236 रुपए, मैंने जब 1 लाख रुपए का जब मेरे पास $400 आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको बड़ी परेशानी होती है, आप बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको 200 रुपए के कर देते हैं तो आपका कितने गरीब लोग हैं, कितने अवामी लोग हैं, कितने जो पेट्रोल डलवाने वाले लोग हैं, जितने कितने होंडा 70 वाले लोग हैं जिनको डॉलर से फर्क पड़ता है, उनको सब्जी से फर्क पड़ता है, उनको गोश्त से फर्क पड़ता है, और ये सारी की सारी प्राइस जो है वो डिपेक्ट नहीं हो रही, वो रेजोनेट नहीं हो रही, वो किसी तरीके से भी अपनी तशबीह और इस्तारा नहीं दे रही आम प्राइसेस के ऊपर। ना आपकी सब्जी सस्ती, ना दालें सस्ती, दालें महंगी तरीन होती जा रही हैं, सारी सारी इंपोर्ट होती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा था कि अभी जो डॉलर की कीमत जो इतनी बढ़ाई है, जो इस हद तक बढ़ गई है, ये मसनूई तौर पर बढ़ाई गई है, और इसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादातर बैंक्स ने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अभी मैंने आज, क्योंकि आप लोगों ने वो स्टोरी की नहीं है, लेकिन आई वाज रेडी फॉर दैट, क्योंकि आप करती बहुत टेक्निकल किस्म के हैं प्रोग्राम, तो मैं ये इस तैयारी में था कि आप हबीब बैंक का पूछेंगी, लेकिन इससे पहले जो है वो 10 बैंक्स की जो स्टोरी आपको पता है कि इन सब ने जो जिस तरीके से जो है वो डॉलर के साथ किया, इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर दी। तो सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनके अंदर, मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो यूबीएल भी है, एचबीएल भी है, आपके सारे मेन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये जितने भी मेन बैंक्स हैं, वो 10 बैंक जो हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खोल दी, एलसी को 271 के ऊपर खोल दिया। अच्छा, कोई भी कंपनी जो वो एलसी नहीं खोल सकती। इस तरीके से जो डॉलर जो है वो अपनी मनमानी रकम ले रहा है, वो किसी तरीके से मार्केट के अंदर आपको जिस प्राइस पे अवेलेबल कहा जा रहा है, आप, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे कहा था कि 236 रुपए का डॉलर और मैंने 245 में खरीदा है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब आप मुझे पूछेंगे मैंने कितने डॉलर लिए, तो मैं जरूर यकीनन नैब का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वो नैब जो है वो, लेकिन नैब का मैंने आपको बताया था कि 49.99% अगर आपने करप्शन की है करोड़ रुपए की, 50 करोड़ पूरी नहीं करनी है आपने, उसमें रूमी साहब आपके लिए अगर 50 करोड़ की आपने करप्शन करनी है, नहीं करनी, 1% छोड़ देना, 0.1% आप छोड़ देंगी, आपको नैब फरलू नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आपने पूरी 50,000 की तो सिर्फ छोटा सा फरलू भेजेगा। तो ये इस हुकूमत के कारनामे ये हैं कि ना कोई स्ट्रक्चर बनना है, ना कोई प्रोडक्टिविटी होनी है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी है। यकीन करें, जिसने अगर करप्शन नहीं की, जिसने अगर आपने यानी लैंड ग्रैबिंग नहीं की, वो आपकी हुकूमत का वजीर नहीं बन सकता, मिनिस्टर नहीं बन सकता, आपका इज्जतदार पोजीशन पे नहीं आ सकता, टेक्नोक्रेटिक पोजीशन पे नहीं आ सकता। और अगर वो कोई पोजीशन है मेरी तरह से, तो उसको स्नैप करके उठा के बिठा दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे बाऊ बह जा, तेरी तो जरूरत ही कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन इज कि आप अगर करप्ट हैं तो यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इफ यू आर नॉट करप्ट तो अल्लाह आपके ऊपर बिल्कुल फजल नहीं करेगा। और यकीन करें, आपके ऊपर अल्लाह फजल नहीं करेगा। ये फजल सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पे होगा, नवाज शरीफ साहब पे होगा। ये वो लोग डॉन है, इन लोगों ने पूरी मार्केट को जो है वो स्क्रैम्बल करके रख दिया, इन्होंने पूरे की पूरी बरादरियों को स्क्रैम्बल करके रख दिया। ये जब दिल चाहता है ये डॉलर से खेलते हैं, पेट्रोल से खेलते हैं। 4 महीने से मुफ्ता इस्माइल को क्यों जलील कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इसहाक डार एक दफा आएगा, हीरो बन जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।